आप सबको नमस्कार। 100 साल पहले हिंदुस्तान टाइम्स का उद्घाटन पूज्य बापू ने किया था। वे गुजराती भाषी थे और 100 साल के बाद एक दूसरे गुजराती को आपने बुला लिया। इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए मैं हिंदुस्तान टाइम्स को और 100 साल की यात्रा में जो लोग इससे साथ जुड़े हैं, जिन जिन लोगों ने खाद पानी का काम किया है, संघर्ष किया है, संकट झेले हैं, लेकिन टिके रहे हैं, वे सब आज बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं आप सबको 100 साल की यात्रा बहुत बड़ी होती है। आप सब इस अभिनंदन के हकदार हैं और मेरी तरफ से भविष्य के लिए भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। अभी जब मैं आया तो फैमिली के लोगों से मिलना तो हुआ ही हुआ, लेकिन मुझे 100 साल की यात्रा एक शानदार एग्जीबिशन देखने का अवसर मिला। मैं भी आप सबको कहूँगा, अगर समय है तो कुछ समय वहाँ बिता करके ही जाना। ये सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं है, मैं कहता हूँ ये एक एक्सपीरियंस है। ऐसा लगा जैसे 100 साल का इतिहास आंखों के सामने से गुजर गया। मैंने उस दिन के अखबार देखे जो देश की स्वतंत्रता और संविधान लागू होने के दिन छपे थे। एक से बढ़कर एक दिग्गज महानुभाव हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखा करते थे। मार्टिन लूथर किंग, नेताजी सुभाष बाबू, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनके लेखों ने आपके अखबार को 4 चांद लगा दिए। वाकई हम बहुत लंबी यात्रा करके यहां तक पहुंचे हैं। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने से लेकर आजादी के बाद आशाओं के अथाह समंदर की लहरों पर सवार होकर हम आगे बढ़े हैं। ये यात्रा अपने आप में अभूतपूर्व है, अद्भुत है। मैंने आपके अखबार की खबर में उस उत्साह को महसूस किया जो अक्टूबर 1947 में कश्मीर के विलय के बाद हर देशवासी में था। हालांकि उस पल मुझे इसका भी एहसास हुआ कि कैसे अनिर्णय की स्थितियों ने 7 दशक तक कश्मीर को हिंसा में घेर के रखा। आज आपके अखबार में जम्मू कश्मीर में हुई रिकॉर्ड वोटिंग जैसी खबरें छपती है। ये कॉन्ट्रास्ट है। एक और न्यूज़पेपर, प्रिंट एक प्रकार से नजर हर एक की जाएगी, वहां आपकी नजर टिकेगी।
उसमें एक तरफ असम को अशांत क्षेत्र घोषित करने की खबर थी, तो दूसरी ओर अटल जी द्वारा बीजेपी की नींव रखे जाने का समाचार था। और यह कितना सुखद संयोग है कि बीजेपी आज असम में स्थायी शांति लाने में बड़ी भूमिका निभा रही है। अभी कल ही मैं बोडो क्षेत्र के लोगों के साथ एक शानदार कार्यक्रम में मौजूद था और मैं हैरान हूं कि दिल्ली के मीडिया ने इस बड़ी घटना को मिस किया है। उन्हें अंदाज ही नहीं है कि 5 दशक के बाद बम, बंदूक और पिस्तौल छोड़ करके, हिंसा का रास्ता छोड़ करके दिल्ली के छाती पर बोडो के नौजवान बोडो कल्चरल फेस्टिवल बना रहे हैं। इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। मैं कल वहां था, मैं हृदय से फील कर रहा था। बोडो शांति समझौते कारण इन लोगों का जीवन बदल गया है। एग्जीबिशन के दौरान 26/11 के मुंबई हमले की रिपोर्ट्स पर भी मेरी नजर गई। ये वो समय था जब पड़ोसी देश की आतंकवादी हरकतों की वजह से हमारे लोग अपने घर और शहरों में भी असुरक्षित रहते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अब वहां के आतंकवादी ही अपने घर में सुरक्षित नहीं है। साथियों, हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने 100 साल में 25 साल गुलामी के देखे हैं और 75 साल आजादी के देखे हैं। इन 100 वर्षों में जिस शक्ति ने भारत का भाग्य बनाया है, भारत को दिशा दिखाई है, वो है भारत के सामान्य मानवी की सूझबूझ, भारत के सामान्य मानवी का सामर्थ्य। भारत के सामान्य नागरिक के इस सामर्थ्य को पहचानने में बड़े बड़े जानकारों से अक्सर गलतियां हुई है। अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रहे थे तो ये कहा गया कि ये देश बिखर जाएगा, टूट जाएगा, इसका कोई भविष्य नहीं है। जब इमरजेंसी लगी तो कुछ लोगों ने मान लिया था कि अब तो इमरजेंसी हमेशा ही लगी रहेगी, अब लोकतंत्र गया। कुछ लोगों ने, कुछ संस्थानों ने इमरजेंसी थोपने वालों की ही शरण ले ली थी। लेकिन तब भी भारत का नागरिक उठ खड़ा हुआ और इमरजेंसी को उखाड़ फेंकने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। आप याद कीजिए, जब कोरोना का मुश्किल समय आया तो दुनिया को लगता था कि भारत पूरे विश्व समुदाय के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। लेकिन भारत के नागरिकों ने कोरोना के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़कर के दिखाई। साथियों, आपको 90 के दशक का वो दौर भी याद होगा जब भारत में 10 साल में 5 चुनाव हुए थे। इतने बड़े देश में 10 साल में 5 चुनाव, देश में कितनी अस्थिरता थी। जानकारों ने, अखबारों में लिखने वालों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अब भारत को ऐसे ही गुजारा करना है, हिंदुस्तान में सब ऐसे ही चलने वाला है। लेकिन भारत के नागरिकों ने फिर से ऐसे जानकारों को गलत सिद्ध किया
आज दुनिया में चारों तरफ अनसर्टेनिटी की, इंस्टेबिलिटी की चर्चा भी है और दिखता भी है। दुनिया के अनेक देश ऐसे हैं जहां पर हर चुनाव में सरकारें बदल रही है। वहीं भारत में लोगों ने तीसरी बार हमारी सरकार को चुना है। साथियों, आप में से अनेक साथियों ने लंबे समय तक भारत की पॉलिटिक्स और पॉलिसीज को ट्रैक किया है। पहले हम एक फ्रेज अक्सर सुना करते थे, गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। एक्सपर्ट कहे जाने वाले लोग इसे खूब बढ़ावा देते थे, लेकिन इससे पहले की सरकारों को हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने का बहाना मिल जाता था। ये एक तरह से बैड गवर्नेंस को, इनएफिशिएंसी को कवर करने का माध्यम बन गया था। पहले सरकार इसलिए चलाई जाती थी कि बस अगला चुनाव जीत लिया जाए। चुनाव जीतने के लिए एक वोट बैंक बनाया जाता था और फिर उस वोट बैंक को खुश करने के लिए योजनाएं बनती थी। इस प्रकार की पॉलिटिक्स ने सबसे बड़ा नुकसान ये किया कि देश में असंतुलित, असमानता, इसका दायरा बहुत बढ़ता गया। कहने को विकास बोर्ड लग जाता था, दिखता नहीं था। असंतुलित अवस्था ने, इस मॉडल ने जनता का सरकारों के प्रति विश्वास तोड़ दिया। हम आज इस विश्वास को वापस लाए हैं। हमने सरकार का एक पर्पस तय किया है। ये पर्पस वोट बैंक वाली जो पॉलिटिक्स होती है ना, उससे हजारों मील दूर है। हमारी सरकार का पर्पस, उसका उद्देश्य एक बड़ा है, विराट है, व्यापक है। हम प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, प्रोग्रेस बाय द पीपल, प्रोग्रेस फॉर द पीपल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य नया भारत बनाने का है, भारत को विकसित बनाने का है। और जब हम इस विराट लक्ष्य को लेकर निकल पड़े हैं, तो भारत की जनता ने भी हमें अपने विश्वास की पूंजी सौंपी है। आप कल्पना कर सकते हैं, सोशल मीडिया के इस जमाने में मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, सब कुछ चारों तरफ अपने पैर जमा करके बैठा है। इतने सारे अखबार हैं, इतने सारे चैनल्स हैं। उस दौर में भारत के नागरिक का विश्वास हम पर है, हमारी सरकार पर है। साथियों, जब जनता का विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, तो देश के विकास पर एक अलग ही प्रभाव दिखता है। आप जानते हैं, पुरानी विकसित सभ्यताओं से लेकर आज के विकसित देशों तक एक चीज हमेशा से कॉमन रही है। ये कॉमन चीज है रिस्क टेकिंग का कल्चर। एक समय था जब हमारा देश पूरे विश्व के कॉमर्स और कल्चर का हॉटस्पॉट था। हमारे मर्चेंट्स और सेलर्स एक तरफ साउथ ईस्ट एशिया के साथ काम कर रहे थे, तो दूसरी ओर अरब, अफ्रीका और रोमन एम्पायर से भी उनका गहरा नाता जुड़ता था। उस समय के लोगों ने रिस्क लिया
और इसलिए भारत के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सागर के दूसरे छोर तक पहुंच पाए। आजादी के बाद हमें रिस्क टेकिंग के इस कल्चर को और आगे बढ़ाना था, लेकिन आजादी के बाद की सरकारों ने तब के नागरिकों को वो हौसला ही नहीं दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कई पीढ़ियां एक कदम आगे बढ़ाने और 2 कदम पीछे खींचने में ही गुजर गई। अब बीते 10 सालों में देश में जो परिवर्तन आए हैं, उन्होंने भारत के नागरिकों में रिस्क टेकिंग